गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते प्रणाम सभी को। और आज की जो कक्षा होगी उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे WBC से, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ाना शुरू किया था और उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उसको यहाँ पर समझाना शुरू किया था। तो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि अगर हम बात करें WBC के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, तो कुल कितने श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, कितनी तरह की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं? बताएं जल्दी से, आंसर करेंगे। 5 होती हैं, ठीक है। और 5 की अगर हम बात करते हैं तो पांचों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पांचों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से कमेंट में। ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई यह बताइए कि कितने प्रकार के WBC होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। क्या क्या नाम होता है? पहला न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बढ़ाया था फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की जब हम बात यहाँ पर करते हैं तो उनके बारे में मैंने समझाया था कि कौन कौन करता है, न्यूट्रोफिल और यहाँ पर मोनोसाइट। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कहाँ से? बेसोफिल के काम से। कहाँ से कार्य बात करेंगे हम यहाँ पर? बेसोफिल से। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। चलिए हेडिंग लिखिए यहाँ पर, बेसोफिल्स। बेसोफिल से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ, फंक्शन तक मैंने आप लोगों को करा दिया था। चलिए उसके आगे हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर बेसोफिल के बारे में बात करते हैं तो बेसोफिल भी एक प्रकार की WBC यहाँ पर होती है। इस WBC की अगर आप बात करते हो तो ये WBC दो तरह के रसायन निकालती है, दो तरह के केमिकल यह यहाँ पर निकालती है। अब हम बात करते हैं कि यह कौन सा केमिकल निकालती है, कौन सा रसायन निकालती है। चलो इसे हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। तो बेसोफिल की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से दो रसायन निकालती है। पहला जो रसायन होता है उसे हम सभी कहते हैं हिस्टामीन। पहला जो रसायन होता है उसे हम सभी कहते हैं हिस्टामीन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर, बेटा कुछ लोग कह रहे हैं कि कल की PDF नहीं मिली है, बिल्कुल मिल चुकी है, कैसी बात कर रहे हो। फिर आता है यहाँ पर हेपरिन। फिर यहाँ पर क्या आता है? हेपरिन। चलो लिखो फटाफट से। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो भी बेसोफिल्स होती हैं एक प्रकार की WBC होती हैं। और इन WBC की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये जो WBC होती हैं वह दो तरह के रसायन यहाँ पर निकालती हैं। पहले नंबर पर जो रसायन होता है उसे हम सभी हिस्टामीन कहते हैं और दूसरे नंबर पर जो रसायन होता है उसको हम सभी हेपरिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिस्टामीन और हेपरिन का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या यहाँ पर उसका कार्य होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो जब कभी भी हम बात करते हैं हिस्टामीन के बारे में तो ये क्या करता है? तो लिखेंगे इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, को बढ़ाता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका आता है हेपरिन। हेपरिन क्या काम करता है? तो आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से यहाँ पर पता होगी कि जैसे जब हम अपने रक्त के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग अपने ब्लड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी रक्त होता है, जो भी ब्लड होता है, वो जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है
तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स और कैल्शियम, विटामिन के, ये सभी मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, खून का थक्का जमाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का जमने लग जाए, अगर हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का जमने लग जाए, तब क्या होगा? तो दिक्कत हो जाएगी, छोटे छोटे से थ्रम्स, छोटे छोटे से कह सकते हो गांठें यहाँ पर बनने लग जाएंगी, और जो भी यहाँ पर रक्त नलिकाएं होती हैं उसमें फंस जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर रहे तो कैसा रहे? नॉर्मल लिक्विड के रूप में रहे। तो उसको हमेशा लिक्विड के रूप में रखने वाला कौन होता है? हेपरिन यहाँ पर होता है। तो चलिए हेपरिन के बारे में बात करते हैं कि हेपरिन की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एंटी कोगुलेंट एजेंट, और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है थक्का रोधी पदार्थ। क्या कहा जा रहा है इसे? थक्का रोधी पदार्थ इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर आप इसे देखें तो हमारे शरीर के अंदर यह खून को जमने नहीं देता है, ताकि हमारा खून अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह बहे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हेपरिन के बारे में, तो जो हेपरिन होता है वह क्या है? यहाँ पर थक्का रोधी पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जैसे आप सभी ने जोक के बारे में सुना है, जोक सभी ने सुना होगा जोक के बारे में, जिसको हम सभी लीच कहते हैं, है ना? तो जो जोक होता है, जो लीच होता है, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो वो बहुत मजे से आपके स्किन से चिपक जाता है और बहुत ही मजे से वह खून यहाँ पर पीता रहता है। ठीक है, तो किसकी वजह से पीता है? क्योंकि अगर आप बात करते हो लीच के बारे में, जोक के बारे में, तो जो जोक होता है उसके मुंह के आसपास से आप देखेंगे कि हेपरिन निकलता रहता है, और इस हेपरिन की मदद से वह खून यहाँ पर आसानी से पीता रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आपके रक्त में ऐसा क्या है, आपके शरीर में ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा रसायन है जो खून का थक्का नहीं जमने देता? तो आंसर करना है हेपरिन। क्या करना है? हेपरिन। ठीक है, चलिए अब ना यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब कभी भी हम लोग बेसोफिल्स के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग बेसोफिल्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हमारा बेसोफिल होता है ना, वह एक स्पेशल रिएक्शन यहाँ पर दर्शाता है। एक स्पेशल रिएक्शन वो यहाँ पर दर्शाता है, और उस स्पेशल रिएक्शन को हम सभी कहते हैं इन्फ्लामेंटरी इन्फ्लामेंटरी रिएक्शंस, और इसी को हम सभी कहते हैं भड़काऊ प्रतिक्रिया। भड़काऊ प्रतिक्रिया। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्पेशल तरीके का प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन के बारे में यहाँ पर समझाऊंगी। ये जो रिएक्शन होती है, इसका जो यहाँ पर नाम है वो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जिसको हम सभी यहाँ पर कहते हैं भड़काऊ प्रतिक्रिया। ठीक है, भड़काऊ प्रतिक्रिया क्या होती है, चलो इसे हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा शैतानी की, बहुत ज्यादा, और उसके बाद उनके पापा ने या घर में किसी बड़े ने उनको खूब तेज यहाँ पर चाटा मारा, बहुत तेज। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने गाल के नीचे चाटा खाया है? होंगे, कुछ बच्चे तो यहाँ पर होंगे ही। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि कोई भी अगर बच्चा है, उसने गाल के नीचे जब चाटा खाया होगा तो उसने कुछ लक्षणों को यहाँ पर फील किया होगा। चलो उस लक्षण को हम सभी यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि वो जो लक्षण होंगे वह क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहला जो लक्षण आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वह क्या, कि जो भी वहां पर सेल होगी, जो भी वहां पर कोशिका होगी, जो भी वहां पर सेल होगी, वह कैसे हो जाएगी? इंजर्ड हो जाएगी। यानी अगर आप किसी भी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो गाल में जो आपकी कोशिका होती है वह कैसे हो जाती है? चोटिल हो जाती है, या फिर आप देख सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले अगर आपको चाटा यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि गाल में आपकी जो कोशिकाएं हैं वह कैसी हो जाएंगे? यहाँ पर चोटिल हो जाएंगी।
क्या हो जाएंगी, चोटिल यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर आप सभी को क्या फील होता है, पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है ना, जाना पड़ेगा तो दर्द महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट आता है कि वह जगह कैसी हो जाती है, रेडनेस आ जाता है। कैसे हो जाती है वो जगह, लाल हो जाती है। अगर बहुत जोर से है तो कई बार नीला भी पड़ जाता है गाल, है ना, पर लाल वो जगह कैसे हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गरम गरम सा भी कुछ महसूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ यहाँ पर लगता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ, है ना। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, हीट सा भी अनुभव होता है। हीट यानी कि जो तापमान है वह भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ गर्म गर्म सा यहाँ पर महसूस होता है, एप्पल की तरह हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो पेन होता है, हीट होता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, तो समझते हैं यहाँ पर आगे कि स्वेलन, क्या हो जाता है यहाँ पे, स्वेलन यानी कि सूजन भी यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है, सूजन भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली बात कि अगर हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होती हैं उसके 5 यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 प्रकार के आपको यहाँ पर लक्षण दिखाई देंगे। 5 प्रकार के ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे और ये लक्षण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कि यह बताइए कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के 5 लक्षण कौन से होते हैं। तो आंसर करना है कि सेल का चोटिल या उसकी मृत्यु हो जाना, दर्द महसूस होना, लाल हो जाना, गर्म हो जाना, सूजन हो जाना, ये सभी किसके यहाँ पे लक्षण होते हैं, भड़काऊ प्रतिक्रिया यानी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के यह सभी लक्षण यहाँ पर होते हैं। अब यहां पर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको फीवर आ गया, आपके शरीर में वायरस प्रवेश कर गया और आपको वायरल फीवर आ गया। तो जब वायरल फीवर आता है तो भी तो आप सभी यहाँ पर क्या देखते हो कि कुछ आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जो आपके शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होगा कि भाई आपकी जो WBC है वो उस वायरस से लड़ते लड़ते क्या हो रही है, यहाँ पर चोटिल हो रही है, मृत्यु हो रही है उनकी, है ना। दूसरे नंबर पर आपके पूरे शरीर में दर्द सा महसूस होता है, खासतौर से जोड़ों में, हड्डियों में, बैक में बहुत दर्द महसूस होता है। और अगर आप अपनी आंखों को देखो, नाक वाले हिस्से को देखो, आंखों को देखो तो लाल हो जाता है। टेम्परेचर का बढ़ जाना, हीट हो जाना, आप देखते हो कि जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सूजन हो जाना, अगर आप देख पाओ तो अपना जो फेस है, अपनी जो आंखें हैं उसको जरा देखना कि जब आपको फीवर होता है तो क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो 5 क्रियाएं होती हैं इनको कराने का काम कौन यहाँ पर करता है, बेसोफिल यहाँ पर करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वह कुछ इस तरीके से हैं। पहले नंबर पर कि अगर हम मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल के बारे में बात करें तो वह कैसे कार्य करती हैं, एक फैगोसाइट्स की तरह कार्य करती हैं, एक भक्षक कोशिका की तरह यह कार्य करती हैं। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई ये जो भड़काऊ प्रतिक्रिया होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होता है, यह कौन करता है, यह कार्य कौन करता है, तो आंसर करना बेसोफिल यहाँ पर करता है। फिर पूछा जाएगा कि हेपरिन और हिस्टामिन नाम का जो केमिकल होता है उसका सिक्रीशन, उसको निकालने का काम कौन करता है, बेसोफिल करता है। एंटीकोगुलेंट एजेंट किसे कहा जाता है, हेपरिन को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आंसू भी निकलता है मैम, हम तो रोने लग जाते हैं, हाँ वो स्वाभाविक बात है, लेकिन नॉर्मली देखें तो ये 5 जो लक्षण होते हैं बेटा ये आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, इसिनोफिल के बारे में। किसके बारे में हम सभी यहाँ पर बात करेंगे, इसिनोफिल के बारे में। आपने देखा है कि कई बार आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे कि मेरी अगर बात करें तो मुझे डस्ट से कई बार एलर्जी सी फील होने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है कहीं पर, कहीं ज़्यादा धूल धक्कड़ है और एकदम घर की सफाई वगैरह चल रही है तो मुझे ना बिल्कुल छींक आनी शुरू हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ऐसा मेरे को होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बच्चों को पेंट से होता है, जैसे घर में अगर पेंट करवाया जा रहा है तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। या फिर कई लोग पीनट बटर खाते हैं, कई लोग मूंगफली खाते हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कई लोगों को पॉलन ग्रेन्स
यानी कि जो परागकण है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को कुछ क्रीम, साबुन, शैम्पू उससे भी एलर्जी हो सकती है। कई बार लोग जैसे कुछ मेकअप का सामान लगा लेते हैं तो उससे भी उनको एलर्जी हो सकती है। कई बार कपड़े से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है, कपड़े से भी यहाँ पर एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको खान पान से, डस्ट से, किसी पॉल्यूटेंट या प्रदूषक से, धुएं से एलर्जी आपको हो सकती है, किसी से भी, है ना। तो एलर्जी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह बताओ ऐसी कौन सी WBC है जो एलर्जी के लिए यहाँ पर कार्य करती है, ठीक है, एलर्जी के बारे में यहाँ पर कार्य करती है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एलर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो इसिनोफिल होता है यह एलर्जी का संकेत देता है कि तुमको एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है यहाँ पर लिम्फोसाइट। अगर आप सभी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है। और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर बढ़ाती है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो लिम्फोसाइट होता है वह दो तरीके का होता है। कुछ होता है बी लिम्फोसाइट, कुछ होते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के ऊपर आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें क्या प्रश्न पूछता है कि जब HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस, जो आगे जाके एड्स करता है, ठीक है, जब HIV हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह किस लिम्फोसाइट को मारता है, किस WBC को मारता है। तो आपको आंसर करना है कि जो HIV होता है जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह इसी टी लिम्फोसाइट को यहाँ पर मारता है। क्यों? तो चलो उसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कि अगर आप यहाँ पर लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हो तो पहली बात यहाँ पर कि जो लिम्फोसाइट होता है, जैसे हमारे शरीर में कुछ भी प्रवेश कर गया तो सबसे पहले लड़ने के लिए यहाँ पर कौन जाएगा। तो आंसर आपको करना है कि सबसे पहले लड़ने के लिए यहाँ पर लिम्फोसाइट ही जाते हैं। तो इसीलिए जो HIV का वायरस होता है वो काफी चालाक और खतरनाक होता है और वह यहाँ पर क्या करता है कि जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको जाकर के यहाँ पर वह मार देता है, ठीक है। मैम इंग्लिश में भी लिख दीजिए इसको। अच्छा ठीक है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इट गिव्स एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ओके। चलो अब फटाफट से इसको नोट करो बेटा, पढ़ लो उसके बाद टेस्ट देना, नहीं तो 0/सन्नाटा आप लोगों का नंबर आएगा, ठीक है। चलो एक लड़का कह रहा है हिंदी में बता दीजिए। भाई साहब अभी फिर वही वाली बात है, हाँ हिंदी में बता दीजिए। तो HIV अभी बताया था बेटा मैंने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस कहते हैं, ये एड्स का रोग करता है, ठीक है। चलो HIV अभी नहीं पढ़ेंगे पल्लवी, अभी हम रोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे HIV। आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखो, अभी हम यहाँ पर WBC पढ़ रहे हैं, ठीक है। रोग जब हम पढ़ेंगे तो HIV भी पढ़ेंगे, एड्स भी पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मैम बायोलॉजी का सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ तुम्हारा बायोलॉजी। चलो हो गया, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम सभी यहाँ पर चलते हैं, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर WBC था वो खत्म, ठीक है। WBC की अगर आप यहाँ पर बात करें तो WBC खत्म, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? तो आंसर करना प्लेटलेट्स के बारे में अब यहाँ पर चर्चा होगी। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में अब यहाँ पर चर्चा होगी। तो जल्दी से मैं इसके बारे में पहले समझा देती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको नोट करना, ठीक है बच्चों। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में प्लेटलेट्स ही कहते हैं, कई बार बिंबाणु भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं, पर उतनी हिंदी नहीं पूछता। प्लेटलेट्स को कई बार हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नाम होता है वो है थ्रम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं
तो जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसका अमाउंट, उसकी मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होती है, तो आंसर करना 1.5 से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है। क्या इनमें केंद्रक होता है? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर रक्त के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा आरबीसी होता है और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, उन दोनों में ही आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। अगर आप यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं तो जो डब्ल्यूबीसी होता है उसी में ही आपको सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं तो इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण स्थल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि मेगा कैरियोसाइट्स नाम की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनसे ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इनकी जीवन अवधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी जो जीवन अवधि है वह कितनी होती है? 7 से 10 दिनों की होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि लगभग 1 वीक यानी 1 सप्ताह की यहाँ पर होती है। और आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कार्य के बारे में। तो जो कार्य यहाँ पर होता है वह क्या है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। चलो नोट करो। मैम फिर रेगुलर क्लास ले लीजिएगा। अरे बेटा 3 दिन मेरी कहीं और भी तो क्लास होती है बच्चों, ऐसे थोड़ी होता है। चलो लोड करो इसको जल्दी। कर लिया सभी ने नोट? तो पहले नंबर पर पहली बात कि प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी मात्रा कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। ओके। फिर यहाँ पर आता है कि केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक क्या इसमें पाया जाता है? नहीं। इसका निर्माण स्थल क्या है? तो आंसर करना मेगा कैरियोसाइट से यह बनता है। फिर यहाँ पर आता है कि इसकी जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पेन होता है, वह कितना होता है? आंसर करना लगभग 1 वीक, मतलब 7 दिन से लेके 10 दिनों के बीच में होता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया? इसका कार्य क्या होता है? तो आंसर करना रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर करना। ठीक है, क्लियर है? मैम प्रैक्टिकली पिक्चर से थोड़ा समझाइए। बेटा इसको पिक्चर से कैसे समझाऊं मैं? बताओ आप मुझको, आप मुझे समझाओ इसको पिक्चर से कैसे समझाया जाए। कैसी बातें करते हैं भाई। बेटा रक्त निकाल करके थोड़ी दिखाऊंगी मैं यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर मेरा माइक्रोस्कोप है क्या उसमें आप आ करके कैसे देखोगे? अगर आप भारत के किसी कोने में रहते हो तो आप यहाँ कैसे आओगे मेरे पास देखने के लिए? बताओ। चलो तो बेटा बेसिक चीजों को बेसिक चीजों जैसा ही पढ़ो। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चे। डेंगू में प्लेटलेट्स प्रभावित होती। जब डेंगू हो जाता है किसी को, डेंगू किसकी वजह से होता है? तो आंसर करना वायरस की वजह से होता है। डेंगू वायरस की वजह से होता है। और जो एडिस मॉस्किटो होता है उसकी वजह से यह फैलता है। और डेंगू में आप सभी क्या देखेंगे कि प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो लगातार क्या हो जाता है? यहाँ पर कम होता चला जाता है। ठीक है। अंकित कुमार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट। रवि रंजन एक काम करना, आप आके यहाँ पे पढ़ा देना। ठीक है। ओके। मैम ऐसे समझ नहीं आता है तो आप आके यहाँ पे मुझे एक बार बता देना कैसे पढ़ाना है, उसके बाद फिर मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। चलो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के बारे में हम बात करते हैं, तो अब बात होती है कि रक्त का थक्का जमता कैसे है। ठीक है। रक्त का थक्का अब यहाँ पर जमता कैसे है। चलिए तो मैं आप लोगों को एक रिएक्शन यहाँ पर बताती हूँ, उसको ध्यान से सभी बच्चे एक बार देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, पहले नंबर पर मैं आप लोगों को कुछ और भी जानकारी यहाँ पर दे दूं कि जब हम रक्त का थक्का यहाँ पर जमाते हैं तो सिर्फ प्लेटलेट्स काम नहीं करता। प्लेटलेट्स के साथ और अलग अलग प्लेटलेट्स के साथ और अलग अलग जो यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं वो भी यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लेटलेट्स जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हो, उसके साथ और यहाँ पर कौन काम करता है? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन यहाँ पर कार्य करता है। आप लोगों को याद होगा कि जो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन फिर भी वह क्या कार्य करेगा? तो आंसर आपको करना है कि फिर भी वह ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, खून का थक्का जमाने में वह यहाँ पर मदद करता है। ठीक है। तो फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है
प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन है, ये दोनों भी हमारे खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम आयन होता है वह भी खून का थक्का जमाने में मदद करता है, और जो विटामिन के होता है वो भी खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो तो फटाफट से इसको नोट करो। मैम मैंने भी फीस दिया है। बहुत अच्छी बात है वैभव पांडे, बहुत अच्छी बात है। फीस दिया है तभी तो क्लास चल रही है, तभी तो पढ़ रहे हो आप। ठीक है। एक लड़का नीरज कह रहा है केमिस्ट्री की क्लास कब शुरू होगी, बता तो दो भाई, मुझे क्या पता, मुझे बता दो तुम कहीं से पता करके। हैं, कैसी बातें कर रहे हो आज, हंट शंट क्या कर रखा है सुबह सुबह? चाय नाश्ता नहीं किया है क्या? हैं सभी बच्चों ने? आज कैसे फालतू फालतू के कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है वो खून का थक्का जमाता है। पर उसके साथ साथ यहाँ पर वैभव, क्योंकि तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं जब से यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अजीब अजीब सी बातें लिख रहे हो, जब से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आप लोग के कमेंट नहीं देखती? सभी के पूरे कमेंट में देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं फिर उसके बारे में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पर? चलो पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलिए, और डाउट की बात है तो मैं सभी का डाउट बताती हूँ यहाँ पर। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? अभी तो मैंने बताया था बच्चे, एक तरह की कोशिका होती है जिससे क्या बनता है, आपका प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो प्लेटलेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो बेटा शांति से पढ़ो नहीं तो मैं क्लास छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर, कि जब कभी भी हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, तो जो भी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें हम सभी क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और वह क्या यहाँ पर कार्य करती हैं? तो आंसर करना है कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करती हैं, खून का थक्का जमाने में वह यहाँ पर मदद करती हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी सहायता कौन कौन करेगा। तो यहाँ पर दो प्रोटीन है, पहला है फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये दोनों मिलकर के रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, और साथ में ही कैल्शियम आयन और विटामिन के भी इनकी हेल्प यहाँ पर करता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शन, कि किस तरह से ये सभी मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसे नोट करना, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हम सभी थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर कहते हैं, जब वह वायु के संपर्क में आता है, अब जैसे मान लो आपको चोट लग गई, ठीक है, जब आपको यहाँ पर चोट लग गई है तो खून बाहर निकला, खून जब बाहर यहाँ पर निकला तो उसके साथ क्या निकला? प्लेटलेट्स भी बाहर निकला। और प्लेटलेट्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, वह क्या बनाता है? यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है वो? यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ फिर यहाँ पर कैल्शियम आयंस आते हैं, और कैल्शियम आयंस और प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन मिलकर के यहाँ पर थ्रोम्बिन बनाते हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, देखो प्लेटलेट्स बाहर निकला, प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में यहाँ पर आया, वह क्या बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। और फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है, यह फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? फाइब्रिन यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। और फाइब्रिन जो होता है, थोड़े से आरबीसी उसके साथ यहाँ पर मिलकर के क्या बनाते हैं? तो आंसर करना, रक्त का थक्का यहाँ पर जमाते हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से नोट कर लो बेटा, प्रोथ्रोम्बिन भी आपके रक्त में ही पाया जाता है, ठीक है।
चलो नोट करो इसे। हाँ, नाम थोड़ा सा अजीब अजीब सा है। ठीक है। राजभजन, क्या नाम, राजभान, पढ़ाई पे फोकस करो। एक लड़का कह रहा है राजभान नाम का, इसको बड़ी प्रॉब्लम रहती है भैया, कि हर क्लास में कुछ ना कुछ उंगलीबाजी ही करता रहता है। बेटा अगर भगवान ने तुम्हें उंगलियां दी हैं तो उसको पढ़ाई में लगाइए, कर्म करने में लगाइए, कमेंट बाजी करने में मत लगाइए। मैम क्या खाने से प्लेटलेट्स कम नहीं होता? बेटा पपीता वगैरह आप खा सकते हैं इसके लिए, लौकी, पपीता, खीरा, ये सब आप खाइए, ठीक है। चलो। क्या हो गया हीना? अच्छा ठीक है, ओके। चलो। बेटा जिसको टीबी वगैरह की समस्या है वो सभी अगर एग वगैरह खाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग एग नहीं खाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स खाइए, है ना, और दूध में हल्दी डाल करके पीजिए, ठीक। और मीठा थोड़ा सा कम खाइए, ठीक है। ठीक रहेगा, कमजोरी वगैरह नहीं होगी। सीजनल फ्रूट्स खाइए, ठीक है। चलो, तो सभी ने इसको यहाँ पे नोट कर लिया? क्लियर है? हाँ, हरी सब्जी खाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हरी सब्जी खाइए, ठीक है। अमन इसके लिए ना बेटा अलग अलग तरह के प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। पर बेहतर होगा कि अगर आप घर का प्रोटीन खाएं, जैसे कि मूंगफली, बादाम और अखरोट और पनीर, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट रहता है, दूध वगैरह पीजिए, ठीक है। चलो अब हो गया, इधर उधर की बातें नहीं, एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स कहाँ चला गया? प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होता है उसे हम सभी थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर कहते हैं। दूसरे नंबर पर 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड आपको प्लेटलेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो केंद्रक का अभाव होता है। इसका जो निर्माण होता है वह मेगा कैरियोसाइट से होता है। इसकी जो जीवन अवधि होती है वह 1 सप्ताह की होती है। और इसका जो कार्य होता है वो है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन यहाँ पर मदद करता है? प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन, कैल्शियम आयन और विटामिन के, ठीक है। चलो। बेटा कैल्शियम की कमी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है दूध पीना। सबसे बेस्ट तरीका दूध पीना, ठीक है। और अगर ज्यादा ही समस्या है तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो कैल्शियम के लिए आपको कुछ टैबलेट्स भी देते हैं, पर डॉक्टर के देखरेख में ही उनको खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुना कहीं से और कहाँ चले गए केमिस्ट के पास, वो केमिस्ट शॉप वाले जो भैया होते हैं उनसे लेकर के आ गए, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का जो ब्लड था वो खत्म हो गया है, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोगों से यहाँ पर, मैम इंग्लिश में नहीं बताते क्या? क्या नहीं, ये नीरज को क्या हो गया है आज? क्या खा के आया? नहीं नहीं, ब्लॉक मत करो, रहने दो। क्या हो गया नीरज? आज सुबह सुबह चाटा वाटा खाए हो क्या घर पे? हाँ जो यहाँ करके दुखड़ा रो रहे हो। सब चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है फिर भी फालतू की बात। हाँ, कीवी खा सकते हैं, कीवी खाने से भी प्लेटलेट्स बढ़ता है। जिनके पूरे शरीर में दर्द रहता है वो क्या करें? हे भगवान, आप विटामिन सी रिच खाना खाना शुरू करिए, नींबू पानी वगैरह पीजिए, संतरा खाइए, अब तो ठंडी का मौसम आ गया, आंवला खाइए, ठीक फील होगा, ठीक है। थक्का का इंग्लिश क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। जब से समझा रही हूँ बेटा नीरज, सुबह सुबह लगता है कि आज मार खाया है ये लड़का, सुबह सुबह उठते ही। हाँ, घर वालों ने खूब मार के कूट कूट के उठाया है इसको आज पढ़ने के लिए। चलिए, चलो ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, डाउट पूछना है, चलो डाउट पूछो यहाँ पर। लो पूछो डाउट। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस फिर से बता दीजिए मैम। अच्छा ठीक है। हाँ, बकरी का दूध पीने से भी प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। चलो। हाइट के लिए होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं? हाँ बच्चा, ले सकते हो।
चलो, अब सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर पर एक बच्चे ने पूछा है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे से समझो। देखो, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होती है वह बेसोफिल्स हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस दिखाती हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अंकित कुमार, मैं ना अगर तुम ऑफलाइन में होते तो मैं तुम पता क्या करती, डेस्क होता है ना चेयर, उसमें पहले खड़ा करती, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके मैं तुमको खड़ा करती पूरी क्लास भर। ठीक है, अब समझ गए होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, भड़काऊ रिएक्शन जो होती है, इसके 3 यहाँ पर क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है यहाँ पर सेल इंजर्ड, ठीक है, फिर पेन हो जाना, दर्द होना, लाल, मतलब कोई भी जगह जहां पर यह रिएक्शन हो रही है वहां पे लाल हो जाना, फिर होता है वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटअप सा महसूस होता है, गर्म सा महसूस होता है, और सूजन आ जाना। ये जो थप्पड़ वाली बात थी ये मैंने आप लोगों को क्या किया था, एक समझाने के तरीके से समझाया था। अब उसको तुम इसको जोड़ करके पढ़ोगे तो वो तुम्हारी बेवकूफी है। ठीक है, चलो, हो गया। ठीक है, अंकित कुमार, तुम्हारा दिमाग विमाग खराब, ये पता है आज क्या हो गया, मैं आपको बताती हूँ। ये कौन बच्चे हैं, आज मैंने इनके मैसेज का थोड़ा सा रिप्लाई क्या कर दिया, ये बच्चे पागल हो गए। बेटा मुझे पता है कि तुम मेरे से बात करना चाहते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम बेवकूफी वाली यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो, अब इसके बाद ही तो पढ़ोगे ना, पहले रक्त पढ़ोगे उसके बाद ही तो रक्त ग्रुप पढ़ोगे, रक्त समूह पढ़ोगे। भाई कहाँ से आते हैं, कौन है ये, कहाँ से आते हैं। चलिए, अब वैसे तो मैं ब्लड ग्रुप आज ही पढ़ाने वाली थी, पर अब मेरा मन नहीं हो रहा तुम लोग को पढ़ाने का, तुम लोग सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर देते हो। ठीक है, वो बच्चा कहाँ चला गया, हे प्रभु वाला वो बहुत अच्छे डायलॉग लिख के भेजता है रोज, हे प्रभु हे जगन्नाथ। मैं यही वाला डायलॉग मानूंगी रोज आके यहाँ पे, हद है मतलब। सूर्या, कल भी मैंने बताया था बेटा, मिलीमीटर क्यूब पढ़ाया था ना कल मैंने आपको, क्या बताया था, एक हमें यहाँ पर क्यूब लेना है, एक घन की आकृति का हमें यहाँ पर क्या लेना है, एक वेसिकल लेना है, एक बर्तन यहाँ पर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 1 मिलीमीटर लंबाई, 1 मिलीमीटर चौड़ाई, 1 मिलीमीटर ऊंचाई। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखो तो ब्लड डाल दोगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो, तो आज इतना ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। कल मैं आप लोगों को समझाऊंगी ब्लड ग्रुप, कल मैं यहाँ पर समझाऊंगी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ये अंकित कुमार 3-4 दिनों के लिए सस्पेंड हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं ना, इनका कमेंट 2-3 दिनों के लिए हटा दो। ये अंकित कुमार जो है, ये ऊपर वाले, हाँ ये महाराज जी, हाँ ये वाले। ठीक है, अभी के लिए तो डिलीट कर दिया है इनका मैसेज, लेकिन अंकित अगर आप नहीं सुधरे तो फिर 2-3 दिनों के लिए सस्पेंड करवाया जाएगा आपको। ठीक है, चलो, और कुछ, ठीक है, ओके डन, ओके, चलो, तो कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। और ठीक है आदित्य, मैं चेक करती हूँ बेटा, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम तैयार होकर के आएंगे ब्लड ग्रुप समझाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं पढ़ाती ब्लड ग्रुप भी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज हे प्रभु हरे कृष्ण प्रेमानंद कर दिया, तो इस वजह से अब कल मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।